हाय, दिस इज़ प्रियंका एंड वेलकम टू आवर चैनल लिविंग यूनिकॉर्न्स। सो आज के जो हमारे लिविंग यूनिकॉर्न हैं वो है डॉक्टर सतीश अग्रवाल, हु इज़ फाउंडर ऑफ स्पर्श आयुर्वेदिक पंचकर्मा वेलनेस सेंटर फ्रॉम इंदौर। और आज हम बात करने वाले हैं हेल्थ सेगमेंट के बारे में। जैसे कि हम लोग सब जानते हैं कि हेल्थ इज़ वेल्थ, बट इन टुडेज़ टाइम, आज का जो मॉडर्न एरा है उसमें हम जिस तरह की लाइफस्टाइल जी रहे हैं, जिन चीज़ों से एक्सपोज्ड हैं, हम अपनी हेल्थ के बारे में कितना अवेयर हैं, हम अपनी बॉडी के बारे में कितना अवेयर हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। सो डॉक्टर अग्रवाल, वेलकम टू लिविंग यूनिकॉर्न्स। थैंक यू मैम। एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। श्योर। और सर, जैसे कि मैंने अभी बोला कि हेल्थ इज़ वेल्थ, और शायद हमारी जो पब्लिक है वो अपनी हेल्थ के बारे में इतना अवेयर नहीं है। सो जो आज हम स्पेशली बात करने वाले हैं, जो आपका एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन भी है, आयुर्वेद, जिसमें आपको अराउंड 21 साल हो चुके हैं जी। तो सर मैं जानना चाहती हूँ अभी तक का जो आपका एक्सपीरियंस रहा है उसके बारे में कुछ बताइए। श्योर मैम। इससे पहले कि मैं आपके सवाल का जवाब दूँ, जी, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आपकी टीम को जिन्होंने आज मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया, और कोशिश करूँगा कि आपके जो सवाल हैं और आज के जो भी व्यूवर्स हैं जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, मैं उनकी शंकाओं का समाधान कर सकूँ। तो आपने मुझसे सवाल किया कि आज तक का, अभी तक का मेरा सफ़र कैसा रहा है। जी, तो निश्चित रूप से बहुत ही अच्छा सफ़र रहा है अभी तक का मेरा जो अपने फील्ड में है। आप ये मान के चलें कि मैंने जो बीएमएस किया था 1999 में कंप्लीट कर लिया था। तो उस समय कुछ आयुर्वेद को लेकर के स्थितियाँ अनुकूल नहीं थी, और जिस समय हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स फेस करते थे मेडिकल का, तो निश्चित ही हर बच्चे की चाहत जो है वो एमबीबीएस के लिए होती थी, और मैं भी उसी और दौड़ा था, उसी और मैं भी एडमिशन लेना चाह रहा था। जी। तो शुरुआत के 2-4 साल, 5 साल जब तक मेरा बीएमएस कंप्लीट नहीं हुआ, मैं कहीं ना कहीं डिप्रेशन में था, या यूँ कहें कि अपने आप को बहुत सहज महसूस नहीं कर रहा था मेरे करियर को लेकर के। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ता चला गया, उसके बाद मैंने पीजी करी। तो जब मैंने फील्ड में आया और मैंने मेरे गुरुओं से जब रियल आयुर्वेद के जो कंसेप्ट्स हैं उनको समझा, तो मेरा पूरा दृष्टिकोण ही चेंज हो गया। तो जिस फील्ड को लेके मैं डर रहा था अपने करियर में, और मुझे लगा कि वो मेरा शायद डरना एक मेरी कमज़ोरी थी, और इसके साथ फिर मैं आगे बढ़ते चला गया। आज के समय में जैसे कि हम सब जानते हैं, लाइफस्टाइल हम सब लोगों की बहुत विकृत हो गई है, और अगर हम कंटेम्प्रेरी जो आज की मेडिकल साइंसेस की हम बात करें, तो हम सब जो है फिज़िकल फिटनेस की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। और पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि बेसिकली व्हाट इज़ आयुर्वेदा। मैं क्यों आयुर्वेदा को जो है इतना बढ़ चढ़ के बात कर रहा हूँ, या क्यों मेरे मन में उसके लिए आज एक अलग भावना है। तो वो इसलिए नहीं है कि मैं आयुर्वेदज्ञ हूँ। बेसिकली आयुर्वेदा इज़ नॉट ओनली अ मेडिकल साइंस, इट इज़ द साइंस ऑफ हाउ टू लिव योर लाइफ। आपका जीवन आप किस तरीके से जिए ताकि आप बीमार ही ना हो। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, और आप ये मान के चलें कि जहाँ पर इसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स की हम बात करते हैं, तो जो आयुर्वेदा है, इट इज़ इसका जो एग्जिस्टेंस है दैट इज़ अराउंड 5000 ईयर्स बैक। मतलब ऐसा हमें पढ़ाया जाता है, या इस तरीके के टेक्सचुअल रेफरेंसेस हैं कि भगवान ने जब मनुष्य की उत्पत्ति करी, तो उसके पहले ही जो उन्होंने उसी समय आयुर्वेद की उत्पत्ति करी, और उन्हें पता था कि आने वाले समय में जो जिस तरीके की जीवन चलेगा आगे चल करके, तो कहीं ना कहीं इसका अवलंबन हमें सबको करना पड़ेगा। तो सर, क्या आम जनता जो है वो आयुर्वेद को समझती है कि क्या सब्जेक्ट है, क्या चीज़ है? सिर्फ नाम तो हमें सबको पता है कि आयुर्वेद भी एक मेडिकल, एक साइंस का कॉन्सेप्ट, एक ट्रीटमेंट है, जैसे कि आपने बताया कि जीवन जीने का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। पर ये शायद आम लोगों को पूरी तरीके से नहीं पता। और आप ये भी कह रहे हैं कि फिजिकल फिटनेस पे लोग ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, तो मतलब कहीं ना कहीं हो सकता है कि मेंटल हेल्थ पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो आयुर्वेदिक का क्या इंपॉर्टेंस है सर? कैसे हम उसको अपनी लाइफ का हिस्सा बना सकते हैं? देखिए, एक समय था जब मेरे पास जो केसेस आते थे, या जो आम धारणा थी सोसाइटी में, कि पहले हमने एलोपैथिक सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट जो है उसको हमने तवज्जो देते थे, और जो केस बिगड़ जाते थे, या जो जहाँ पर ऐसा लगता था कि एलोपैथिक सिस्टम में उसका इलाज नहीं है, फिर चल करके जो है वो लोग आयुर्वेद में आते थे। बट पिछले 4 से 5 सालों में मेरे देखने में आया, और मैंने महसूस किया है
कि नाउ वी आर गेटिंग फर्स्ट हैंड्स ऑल्सो, मतलब इवन हेयर फॉल हो गए, एक्ने हो गए, या अस्थमा वाली प्रॉब्लम्स हो गई, डायबिटीज़ हो गई, तो लोग खुद चल कर के आगे आ रहे हैं। आप देखिए कि कोई सी भी पैथी हो, भलाई से मैं आयुर्वेद की बात करूं, एलोपैथी की बात करूं, होम्योपैथी की बात करूं, तो हर पैथी की एक अपनी फिलॉसफी है, हर पैथी का अपना एक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर है। और जिस तरीके की आज हमारी लाइफस्टाइल हो गई है, हर आदमी उससे त्रस्त है, उनसे होने वाली बीमारियां ज़्यादा है। आज इन्फेक्टिव डिजीजेज जो हैं वो मैं समझता हूँ कि एक छोटा रोल प्ले कर रही है, क्योंकि उसके लिए हमारे पास में बहुत अच्छे अच्छी विकल्प हैं एलोपैथिक सिस्टम मेडिसिन में। लेकिन लाइफस्टाइल डिजीजेस का जो एक बहुत बड़ा पैनोरामा अभी हम देख ही रहे हैं, जैसे डायबिटीज़ हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, बहुत सारी इनफैक्ट ऑटोइम्यून ऐसी डिजीजेज हैं, कैंसर है ना, पेस्टिसाइड्स है, केमिकल्स हैं, टॉक्सिन्स हैं, इनसे होने वाली बहुत सारी अलग अलग ऐसी बीमारियां हैं जहां पर कि एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन में भी बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट्स नहीं हैं। तो वहाँ पर डेफिनेटली आयुर्वेदा कैन प्ले ए वेरी लीडिंग रोल एंड इज प्लेइंग, है ना। तो हमें हेल्थ क्या है, सबसे पहले इस चीज़ को हमें समझना पड़ेगा कि इट इज़ अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग। जी। सिर्फ आज की तारीख में यदि हम बीमार पड़ रहे हैं और मेरे इसमें जो ब्लड इन्वेस्टिगेशन है सारी चीज़ें नॉर्मल है, और पेशेंट बोल रहा है कि आई एम नॉट फीलिंग वेल, है ना, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे अभी भी वीकनेस है, तो कई बार ये कह दिया जाता है कि नहीं, ये आपके मन का भ्रम है, ऐसा कुछ भी नहीं, रिपोर्ट से सब आपकी नॉर्मल है, तो यू आर अ हेल्दी। बट नो, वो सिर्फ एक फिजिकल फिटनेस है, जांच के दायरे में हम ला करके अगर हर एक को हेल्थ क्राइटेरिया उसका बना रहे हैं, तो दैट इज़, मैं समझता हूँ कि एक बहुत हम शॉर्ट स्ट्रोक ले रहे हैं। तो आयुर्वेदा बेसिकली एक जीवन जीने की शैली बताई है कि आप जब सो के उठते हो सुबह से लेकर शाम तक, रात तक, किस तरीके का आपका एक क्रम होना चाहिए। तो दिन के हिसाब से उसको हम दिनचर्या बोलते हैं, उसके हिसाब से फिर सीज़न के हिसाब से कि अभी कौन सी ऋतुचर्या चल रही है। जैसे कि मान लीजिए आपका अभी कोल्ड सीज़न है, या आपका अभी ग्रीष्म ऋतुचर्या है, समर सीज़न है, रेनी सीज़न है, तो उसके हिसाब से भी किस तरीके का आपका जो है वो कंडक्ट होना चाहिए, किस तरह की आपकी रूटीन होना चाहिए। प्लस इसके अलावा आपकी खुद की प्रकृति कैसी है, आपकी प्रकृति मतलब आपका जो फिजिकल एंड मेंटल कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, उसके हिसाब से भी आप किस तरीके से जिएं, किस तरीके का खाना पीना आप करें, ये सारी चीज़ें इन डेप्थ, इन डिटेल जो है वो शास्त्र में बताई है। सर, ये इस बात से मुझे एक बात याद आती है कि क्योंकि इंसान को कई बार ये नहीं पता है कि उसकी बॉडी टाइप कैसी है, उसे क्या चीज़ें सूट करती हैं, क्या चीज़ें नहीं सूट करती हैं, वो नहीं पता होता है कई बार उसे। और तो सर, जो दिनचर्या के बारे में आप बात कर रहे थे, कुछ एग्जाम्पल के तौर पे आप कुछ सजेस्ट कर सकते हैं कि किस तरह की चीज़ें दिनचर्या में जोड़ी जा सकती हैं? डेफिनेटली। देखिए, सबसे पहले शुरुआत तो होती है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना। और मुझे लगता है कि आज की तारीख में मैक्सिमम स्टूडेंट से शुरुआत हो जाती है कि लेट नाइट पढ़ना और सुबह लेट उठना। तो हमारी जो कहानी है वही गलत तरीके से शुरू हो रही है ना। तो यदि जितने मूल ग्रंथ हैं आयुर्वेद के, आचार्य चरक हैं, आचार्य सुश्रुत है, आचार्य वाग्भट है, जिनको हम बृहत्त्रयी बोलते हैं, तो शुरुआती दिन की जो है ब्रह्म मुहूर्त से बताई है कि आप मॉर्निंग में उठें। और अगर आज उसको हम साइंटिफिकली लेके चलें तो आप भी कहेंगे कि उस समय जो एनवायरनमेंट होता है कूल होता है, प्लीजेंट होता है, ऑक्सीजन लेवल्स जो है वो ज़्यादा होते हैं, और हमारा मेमोरी पावर भी जो है वो ज़्यादा होता है उस समय, अगर हम कोई चीज़ लर्न करना चाहें तो। इसलिए कहा जाता है कि भाई एक विद्यार्थी को सुबह जल्दी उठ के पढ़ना चाहिए, बजाय कि रात में देर तक पढ़ के सुबह लेट उठे। पर अब चूंकि हवा ही गलत दिशा में बह रही है, तो इसके लिए एक मास अवेयरनेस की भी ज़रूरत है। और आज की तारीख में जैसे आपने कहा कि आदमी को कैसे पता लगेगा, तो अब तो लोग चल के आते हैं, उनकी क्यूरियोसिटी है कि सर मैं अभी तो हेल्दी हूँ, किसी तरीके की मुझे प्रॉब्लम नहीं है, तो आप मुझे बताएं कि मुझे किस तरीके का खाना चाहिए, किस तरीके से मुझे रहना चाहिए, और मेरी नब्ज़ क्या है, मुझ में कौन से दोष हैं। तो लोगों में धीरे धीरे अवेयरनेस बढ़ रही है, और आने वाले 2-4 सालों में मुझे लगता है कि ये चीज़ करीब करीब सब जगह लोग जो है, सोसाइटी जो है उससे अवगत हो जाएगी। तो शुरुआत जो है वो ब्रह्म मुहूर्त से बताई है। फिर उसके बाद में हमें मंजन करना है, हमें आचमन यानी छींटे लेना है आँखों में। फिर उसके बाद में हमें अभ्यंग करना है यानी मसाज करना है। फिर उसके बाद में स्नान करना है। फिर उसके बाद में नस से लेना है यानी नोज़ में मेडिसिन डालना है। तो ऐसे ही पूरा क्रम बताया है। फिर आपको दोपहर का भोजन करना है। फिर कौन सी ऋतु है, अगर समर सीज़न है या विंटर सीज़न है तो उसके हिसाब से आपको दिन में सोना है, नहीं सोना है, किस तरीके से आपका कंडक्ट रहना चाहिए, वो सारी चीज़ें बताई हैं। फिर आपको रात में भी सोना है तो किस दिशा में सोना है, मतलब ईच एंड एवरीथिंग हैज़ बीन वेल डिफाइंड।
मतलब सर इसमें ये साइंस भी है कि आपको किस दिशा में सोना चाहिए, Yes, उसका भी yes. इम्पैक्ट आपके ऊपर पड़ता है। हाँ, मतलब वो एक हर साइंस की, जैसे मैंने आपको बताया, एक फिलोसॉफी होती है ना। तो वैसा ही जैसे अलग अलग जो उत्तर पश्चिम दक्षिण दिशाओं की हम बात करते हैं, तो दक्षिण में जैसे यम का वास है, ये है तो उस तरफ आपके पैर रहने चाहिए, सर रहना चाहिए इस दिशा में। तो ये सब चीज़ें मतलब बताई हैं शास्त्र में। अच्छा। और अगर हम उनको फॉलो करते हैं तो उसका एक सबसे बड़ा सामने चीज़ ये उभर के आती है कि बढ़ती उम्र के साथ में आप में वार्धक्य जनित मतलब ओल्ड एज रिलेटेड जो कॉम्प्लिकेशंस है, बीमारियां हैं, वो नहीं आएंगी। सर क्या आयुर्वेद से हम अपने स्किन और हेयर का भी बहुत अच्छा ध्यान रख सकते हैं? क्या हेयर रीग्रोथ में हेल्प मिलती है? डेफिनेटली मैडम, नॉट ओनली हेयर एंड स्किन, योर ईच एंड एवरी ऑर्गन, है ना। देखिए, भगवान ने आपको बना के भेज दिया है। अब हम किस तरीके से अपने ऑर्गन्स को यूज़ कर रहे हैं वो हमारी अपनी सोच पे है और हमारी अपनी कार्य पद्धति पे है ना। आज आप एक व्हीकल भी यदि मार्केट से परचेस करते हैं तो कितना लॉन्ग रन चलेगी, उसका क्या माइलेज होगा, पिकअप होगा, वो सब डिपेंड करता है कि आप उसको हैंडल किस तरीके से कर रहे हैं। सो आवर बॉडी इज लाइक ऑल्सो मशीन। हम किस तरीके से, तो आयुर्वेद में जो नियम बताए हैं कि ऋतु के हिसाब से, सीजन के हिसाब से आपको कैसे चलना चाहिए, रूटीन में आपका दिनचर्या कैसा होना चाहिए, आपकी प्रकृति को आप एनालिसिस करने के उसमें तरीके से बताए हैं कि आपकी प्रकृति क्या है, मतलब आपका फिजिकल एंड मेंटल कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है। अगर सब हम उसको फॉलो करते हैं, सो नॉट ओनली स्किन एंड हेयर्स बट ईच एंड एवरी ऑर्गन वी कैन टारगेट। मतलब ऐसी ही भी दवाइयाँ बताई हैं जिनको हम बोलते हैं रसायन औषधियाँ, है ना। तो ये एक बहुत बड़ा मतलब उसका एक विंग है आयुर्वेदा का, मैं समझता हूँ कि जिसमें आप किस तरीके का आपका आचरण हो, आहार हो, व्यवहार हो, और किस तरीके की आपका जो है वो मेडिसिन आप रूटीन में लेते रहें एक मिनिमम डोज में, जिससे कि आप में वार्धक्य के साथ साथ मतलब बीमारी आप जैसे जैसे आपकी एज ग्रो हो रही है पर उसके साथ में आप में ग्रोइंग एज के लक्षण उत्पन्न न हो। अच्छा। जैसे एक शॉर्ट एग्जांपल आपको दूंगा, च्यवनप्राश, है ना। तो बेसिकली ये च्यवन ऋषि जो है उन्होंने इसका सेवन किया था। तो च्यवन इज द नेम ऑफ द ऋषि, और उन्होंने जब इसका सेवन किया तो इसके बाद वो पुनः युवावस्था को प्राप्त हो गए थे। लेकिन उस विधि से हमें लेना है, उस फॉर्म में लेना है, उतने लंबे समय तक लेना है, और उसके साथ साथ जो नियम पालन करने उन सबका अगर हम पालन करते हैं तो हमें वो सारी चीज़ें हम अचीव कर सकते हैं जो हम चाहते हैं। जी सर, जैसे बहुत बड़ा कन्फ्यूजन रहता है कि हमें कितने बजे खाना खाना चाहिए या इतने टाइम के बाद खाना नहीं खाना चाहिए, या फिर पानी पीना चाहिए, पानी नहीं पीना चाहिए, खाने की कितनी देर बाद पानी पीना चाहिए, इसके बारे में आप कुछ बताएंगे? हाँ, देखिए, अगर मैं सामान्य नियम की बात करूँ तो आप ये मान के चलें कि जैसे जैसे सूरज आगे बढ़ता है, मतलब जैसे जैसे धूप आगे होती है, दिन निकलता जाता है, उसके हिसाब से हमारी जो जठराग्नि है, यानी हमारी जो पाचन शक्ति है, उसके हिसाब से बढ़ती है। और जैसे जैसे सूरज ढलता है वैसे वैसे हमारी जो जठराग्नि है वो भी जो है डाउन होती जाती है, मतलब हमारी जो पचाने की शक्ति है। तो ऐसा कहा गया कि जो मॉर्निंग का आपका जो लंच है वो हैवी होना चाहिए, और शाम का जो आपका डिनर है वो लाइट टू लाइट होना चाहिए। और भूख लगने का जो सही समय है, मतलब भोजन करने का जो सही समय है वो तभी है जब आपको भूख लगे, है ना। तो सुबह 10 से 12 के बीच में, है ना, आप ये मान के चलें, मतलब 10 से 12 तो नहीं कहूँगा मैं उसको, 11 से 1 बजे के आसपास आपका पित्त दोष जो है वो, या हमारी जो जठराग्नि है वो उस समय काफ़ी प्रज्वलित रहती है। हमारे जो गैस्ट्रिक जूसेस हैं बॉडी में उस समय सीक्रेट होते हैं, एक्टिव रहता है और एक्टिव रहता एनर्जी भी ज़्यादा है। होती तो है। उस समय यदि हम भोजन करते हैं तो निश्चित रूप से उसका पाचन बहुत अच्छा होगा, है ना। तो कहा भी गया है कि आप सुबह का जो भोजन है राजा के समान करें, और जो शाम का भोजन है आप रंक के समान करें। रंक यानी भिखारी के समान, कहने का मतलब कि आपके पास खाने के लिए ज़्यादा कुछ है नहीं, है ना। तो इस तरीके की आप दिनचर्या फॉलो करेंगे तो निश्चित रूप से अपने आप को हमेशा स्वस्थ रखेंगे, क्योंकि आज की तारीख में मैक्सिमम डिजीजेज ही गलत खान पान से हो रही है। जितना हम नूडल्स, मंचूरियन, चाइनीज, पिज़्ज़ा, पास्ता, बर्गर इनकी हम बात करते हैं, जितने हम सही गलत सारे कॉम्बिनेशंस खा रहे हैं। हम है गरम गुलाब जामुन भी खाना है और उसको ठंडी आइसक्रीम के साथ में मिलाकर भी खाना है। तो एक डाइटेटिक्स पार्ट है जो मैं समझता हूँ, जिससे अभी शायद मेडिकल साइंस जो है वो अछूता है कि हमें क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। ये तो एक बात हुई, पर हमें किन दो चीज़ों को साथ में नहीं खाना है इसका भी वर्णन जो है वो आयुर्वेद में किया हुआ है। सर जैसे कि अभी ये बात बोली आपने, तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि सर मेडिकल साइंस से कितना अलग है आयुर्वेद, और क्या कोई डिबेट है मेडिकल साइंस और आयुर्वेद के बीच में कि मेडिकल साइंस का अपना एक स्टैंड है, उसकी टेक्नोलॉजी अलग है, उसका जो ट्रीटमेंट का टाइम है वो शायद कम है जी, और आयुर्वेद का जो प्रोसेस है वो हीलिंग प्रोसेस जो है वो लंबा है जी, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए मैम, आई हैव ड्यू रिस्पेक्ट फॉर ईच एंड एवरी सिस्टम ऑफ मेडिसिन। एलोपैथी के लिए भी मेरा जो है बहुत ही ड्यू रिस्पेक्ट है मेरे मन में। एक समय में मैंने भी एलोपैथी करी होगी, या जिस समय मैं आयुर्वेदिज्ञ नहीं रहा होगा
उस समय भी मैंने खूब एलोपैथी की दवाइयाँ खाई होगी जब जब मैं बीमार पड़ा हूँगा, है ना। तो हर पैथी का अपना इंपॉर्टेंस है, हर पैथी की अपनी सोसाइटी में यूटिलिटी है। सबसे बड़ी बात यह है कि हम पेशेंट के फेवर में सब तरीके की पैथीज को मिला के कितना अच्छा कर रहे हैं। नो डाउट आज एक हम अगर इमरजेंसी ट्रीटमेंट की मतलब सर्जिकल ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो नो डाउट अनडाउटेडली एलोपैथिक साइंस जो है इट हैज़ टच द स्काई, स्काई इज द लिमिट, मैं ऐसा कहना चाहूँगा। लेकिन जहाँ पर हम मेडिसिनल ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो वहाँ पर आयुर्वेदा इज रनिंग पैरेलल, है ना। जैसे आप मान लीजिए एक आम आदमी है, वो किस चीज़ से परेशान है, वो बुखार से परेशान है। आप एक आम आदमी का बुखार है, उसका दस्त है, उसका उल्टी है, उसकी जलन है, उसकी खुजली है, वो आप कम कर दीजिए तो वो आपके साथ हमेशा रहेगा। भाई आप किस चीज़ से सफ़र कर रहे हो, आप इसी सफ़र करो, मेरा उल्टी दस्त बुखार ये आप ठीक कर दीजिए सर, तो मेरे को आपकी दवाइयाँ लेने में दिक्कत नहीं। तो ये सब चीज़ें जो है वो आयुर्वेद से वेरी वेल आप वेल इन टाइम कंट्रोल कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है। ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, थायराइड है, अस्थमा है, ये जितनी भी दवाइयाँ हैं क्या इनका स्थायी इलाज है एलोपैथी में? सो देर इज़ नॉट अ परमानेंट क्योर, यू आर जस्ट मेंटेनिंग योर ब्लड प्रेशर, यू आर मेंटेनिंग योर डायबिटीज़, यू आर मेंटेनिंग योर थायराइड। जी है ना। और बहुत सारी ऐसी ऑटोइम्यून डिजीज है, बहुत सारी स्किन की प्रॉब्लम्स है, जीआई मतलब गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की प्रॉब्लम्स हैं, मेंटल डिसऑर्डर्स हैं, जिसमें फिजिशियन ये कहता है कि भाई 6 महीने तक मैंने दवाई लेना है, बाद में आप ठीक हो जाएंगे। पर नहीं, मैंने इस क्लिनिक पे हज़ारों ऐसे मरीज देखे होंगे कि एक बार दवाई शुरू हुई तो चलती रहती है, हमेशा चलती है, मोर और लेस अगर हमने एलोपैथी का ट्रीटमेंट बहुत लंबे समय तक लिया, मान लीजिए दवाइयाँ ली, कोई भी ट्रीटमेंट चल रहा है, डायबिटीज़ हो सकता है या कोई भी इशू हो सकता है, तो क्या आयुर्वेदिक में हम जो अगर स्विच करते हैं तो क्या हमारी बॉडी उसी तरीके से रिएक्ट करती है? क्योंकि हो सकता है हमारी बॉडी को दवाइयों की आदत पड़ चुकी हो। और मेडिकल साइंस के हिसाब से जो ट्रीटमेंट डॉक्टर सजेस्ट करता है हम उसको कंटिन्यू करने लगते हैं, तो क्या हमारी बॉडी रिजल्ट वैसे देती है अगर हम आयुर्वेदिक या होम्योपैथी किसी में भी स्विच करते हैं तो? देखिए मैम, एक इसमें आपने बहुत अच्छी बात बोली और मेरे ख्याल से आपकी भी जानकारी में वो चीज़ आएगी कि किसी भी प्रकार की दवाई आप ले रहे हैं, भले से एलोपैथी ले रहे हैं, एलोपैथी आयुर्वेदा ले रहे हैं, होम्योपैथी ले रहे हैं, तो बॉडी को नहीं पता है कि वो दवाई एलोपैथी की आयुर्वेदिक है। ये तो हमारा जस्टिफिकेशन है, हम ये बात कर रहे हैं कि मैंने आयुर्वेदिक दवाई खाई, एलोपैथिक दवाई खाई, है ना। बॉडी को तो उससे मतलब नहीं है। तो इवन मैं आयुर्वेदिक दवाई भी लंबे समय से ले रहा हूँ या एलोपैथी भी दवाई लंबे समय से ले रहा हूँ, तो बॉडी उसकी हैबिचुअल बननी है ना। और यदि मुझे मान लीजिए किसी भी सिस्टम में चेंज होना है, मैं एलोपैथी से होम्योपैथी में चेंज हो रहा हूँ, मैं एलोपैथी से आयुर्वेदिक सिस्टम में चेंज होना चाह रहा हूँ, तो इट शुड बी स्टेप बाय स्टेप, ऐसा नहीं होता है कभी भी। और करना भी गलत है कि कोई आज 10 साल से मान लीजिए बीपी की दवाई खा रहा है या 10 साल से डायबिटीज़ की दवाई खा रहा है, मेरे पास आया और मैंने उसकी सारी दवाइयाँ पहले दिन से बंद करा दी और कहा कि अब आज से आप आयुर्वेदिक शुरू कर दो। नहीं, बॉडी में एक भूचाल सा आ जाएगा, क्योंकि समय के साथ कोई सी भी दवाइयाँ हों बॉडी में उसके लिए टॉलरेंस आ जाता है ना। तो बोला गया कि जब कोई भी आप इस तरीके की चीज़ बॉडी में नई आधान करना चाहते हैं तो वो एक पारदर्शी क्रम में होना चाहिए। तो सेम चीज़ है कि पेशेंट अगर मेरे पास आता है, डायबिटीज़ का कहें या फिर बीपी का कहें या IBS, बहुत सारी ऐसी अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं, तो अगर वो ऑलरेडी उसकी एलोपैथिक दवाइयाँ चल रही है ना, वो 2 कारणों से मेरे पास आ रहा है। एक तो ये कि सर मुझे प्रॉब्लम है पर मैं एलोपैथी में जाना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मैंने देखे हैं मेरे कलीग्स को या मेरे फैमिली में और उनको बहुत ज़्यादा रिजल्ट मिला नहीं, तो क्या आयुर्वेदा में आपके पास रिजल्ट्स हैं? तो ऐसा एक तो न्यू हैंड केस मेरे पास आता है, और दूसरे वो केसेस मेरे पास आते हैं जो कहते हैं कि सर मैं 2-3 साल से दवाइयाँ खा रहा हूँ पर मुझे अब रिलीफ नहीं मिल रहा है, तो अब आपके पास क्या है? तो जहाँ फर्स्ट केस है कि पेशेंट ने अभी तक एलोपैथी दवाइयाँ शुरू ही नहीं करी, वहाँ तो मुझे फुल फ्लेज आयुर्वेद शुरू करना है। और जहाँ पर वो ऑलरेडी एलोपैथी ले रहा है तो मैं फर्स्ट डे से बंद नहीं कराता हूँ, मैं सीरियली उन दवाइयों को चालू रखता हूँ, धीरे धीरे आयुर्वेदिक मेडिसिन को भी मैं जो है वो इंक्लूड करता हूँ। और 15-20 दिन 25 दिन में जब मुझे ऐसा लगता है कि एक लेवल अचीव हो गया आयुर्वेदिक मेडिसिन का बॉडी में, फिर धीरे धीरे एलोपैथिक मेडिसिन को मैं डाउन करता हूँ। जी सर, जैसे कि आप जानते हैं कि आज के टाइम में मेंटल हेल्थ एक बहुत बड़ा इशू है, सबके साथ किसी न किसी तरह के मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो उस आयुर्वेदिक के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, उसकी जो लाइफस्टाइल है, जैसे मेडिटेशन हो सकता है या फिजिकल फिटनेस पे हम जाएं, सूर्य नमस्कार हो सकता है, तो कैसे हम उसको अडेप्ट करके अपनी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं? क्योंकि हम फास्ट लाइफ जी रहे हैं सर, हम सब मोबाइल के और टेक्नोलॉजी के आदी हो चुके हैं, तो कैसे हम ये अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं कि मेंटल हेल्थ बेहतर हो पाए आयुर्वेदिक की मदद से? जी देखिए, मैं जो उसका एक बहुत शॉर्ट एंड स्वीट अगर मैं आंसर देना चाहूँ कि आप घर लौट चले है ना, तो प्रगति करना गलत नहीं है, होना चाहिए एडवांसमेंट,
ये दुनिया का नियम है, पर उसके साथ में जो बेसिक रूल्स हैं वो हमेशा से रहेंगे। सूरज पहले भी था, आज भी है, चांद पहले भी था, आज भी है, 2 टाइम आदमी पहले भी भोजन की ज़रूरत थी, आज भी है ना। पर सिर्फ टेक्नोलॉजी के नाम पे या हम जो है बहुत कमर्शलाइज हो गए हैं, बहुत एडवांस्ड हो गए हैं, उसके चलते हम हमारे बॉडी के साथ खिलवाड़ करना शुरू कर दें, तो ये सही नहीं है। और इसके दुष्परिणाम दिख भी रहे हैं और आने वाले समय में बढ़ेंगे भी, है ना। जितनी आपने टेक्नोलॉजी वाली मुझसे बातें करी हैं, आज मोबाइल जो है, लैपटॉप जो है, तो अगर ओवर यूज़ कर रहे हैं आप टेक्नोलॉजी का, लैपटॉप का, तो ड्राई आई सिंड्रोम हो रहा है। मोबाइल अगर आप ओवर यूज़ कर रहे हैं तो उससे मेंटल कंसंट्रेशन डिस्टर्ब हो रहा है। कोरोना के बाद से आप देखेंगे मेंटल डिसऑर्डर्स इनफैक्ट बढ़े हैं, इवन बच्चों की मेमोरीज कम हुई है, कंसंट्रेशन पावर कम हुआ है। ऐसे केसेस आते हैं, बहुत आ रहे हैं अभी मैम, बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, है ना। तो जितने कई बार टेक्नोलॉजी के फ़ायदे नहीं हैं, हम उसको अगर गलत तरीके से यूज़ करेंगे तो उससे ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। तो ये हमें समझना पड़ेगा। इसीलिए जो है वो भगवान ने मनुष्य को जो है सबसे बड़ा बुद्धिमान, और हमारी बुद्धि इसीलिए उसने सबसे ऊपर में रखी जी। कि हमारे ऊपर है कि हम टेक्नोलॉजी को किस तरीके से इस्तेमाल करें और उसको सेहत के हिसाब से हम अपने इसमें इंक्लूड करें जी। है ना। तो पर सर बात तो सही है आपकी, लेकिन सर जो भी बोल लीजिए, लोगों को अवेयरनेस पता तो है कि क्या चीज़ अच्छी है बुरी है, बट वो फॉलो तो नहीं हो पाती है। हम जैसे जानते हैं कि मोबाइल ज़्यादा यूज़ करना या टेक्नोलॉजी यूज़ करना हमारे लिए ठीक नहीं है। मैम इंटरनेशनल योगा डे तो मोदी जी भी अब देखिए 8 साल से ऑब्जर्व हो ही रहा है ना। तो ये है सेल्फ रियलाइजेशन का और अवेयरनेस का, है ना। सर जैसे आपने कहा कि ड्राई आईज हो जाती है अगर हम कॉन्स्टेंटली मोबाइल यूज करते रहते हैं, जैसे या स्क्रीन हम जो है लैपटॉप से अगर देखते रहते हैं, गर्दन में भी प्रॉब्लम होती है, शायद सर्वाइकल इश्यूज। तो सर कैसा स्किन पे भी इम्पैक्ट पड़ता है अगर हम कॉन्स्टेंटली, स्किन में भी कोई रेज हमारी अफेक्ट करती है मोबाइल की या टीवी की? बहुत ज़्यादा तो उसका मुझे अभी तक मेरे पास स्टडी नहीं है जी। हाँ, पर विजन जो है, क्योंकि उसमें हम अक्षिका मतलब हमारी आंखों का अति योग कर रहे हैं, कॉन्स्टेंटली हम देख रहे हैं, तो डेफिनेटली हमारी आईसाइट पुअर होने की हमें एक संभावनाएं बनती हैं। प्लस हमारे जो टीयर्स हैं, है ना, जो टीयर ग्लैंड्स हैं वो भी ड्राई होना शुरू होती हैं। पर जैसे आपने बताया जितने रेडिएशंस हैं, है ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो आपकी बॉडी को हार्म करेंगे। सूर्य नमस्कार बहुत अच्छी चीज़ है, सुबह सुबह की धूप में घूमना बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा घूमेंगे धूप में, ओवर रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन हमारी बॉडी पे आएंगे, तो निश्चित रूप से जो है उसके भी अपने साइड इफेक्ट्स हैं। तो ये एक मार्जिन, एक बॉर्डर हम लोगों को बनानी पड़ेगी कि कौन सी चीज़ हमें कितने समय के लिए और दिन में कितनी बार और फॉर हाउ लॉन्ग उसको हमें यूज़ करना है ना। तो जैसे मैंने आपको बताया सेल्फ रियलाइजेशन और अवेयरनेस, ये 2 ही चीज़ें इसमें हैं। आप समय से उठें। आप अगर 11:30 बजे सोते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि कोई आदमी 11 बजे सोने की कोशिश करे तो सो नहीं सकता है। आधी घंटा उसके हाथ में है, इतना तो हम स्पेस लेके चलते हैं। 24 घंटे आपके पास भी, 24 घंटे ही मेरे पास भी हैं, है ना। प्रॉपर तरीके से अपनी लाइफस्टाइल को हमें मैनेज अगर हम कर लेंगे ना, तो हर जगह से हम समय निकाल सकते हैं। योगा के लिए हम समय निकाल सकते हैं, जैसे आपने बताया प्राणायाम है, अनुलोम विलोम है ना। इन सब के लिए हम बेहतर तरीके से अपने लाइफ में इनको हम जगह दे सकते हैं, पर हम देना नहीं चाहते हैं तो हम बहाने ढूंढते हैं। बिल्कुल सही बात है सर, हो सकता है। और उसकी कोई दवाई नहीं है। हाँ, उसकी कोई दवाई नहीं, ये भी हो सकता है सर। जैसे कि एक पंचकर्मा वेलनेस जो होती है, जो एक विधि होती है, जिसका नाम भी हमने काफ़ी सुना है, हम सब जानते हैं। हो सकता है लोग डिटेल में नहीं जानते हैं उसके बारे में, तो उसके बारे में सर बताइए क्या थेरेपी होती है वो? देखिए मैम, पंचकर्मा एज द नेम सजेस्ट जी, है ना, बेसिकली इसमें 5 आयुर्वेदिक प्रोसीजर्स होते हैं ओके टू डिटॉक्सिफाई योर बॉडी एट सेल्यूलर लेवल। ओके, सो बेसिकली अगर उसको मैं सिंगल टर्मिनोलॉजी में ट्रांसलेट करूं, सो इट इज़ बायो प्यूरिफिकेटरी प्रोसीजर एट सेल्यूलर लेवल। ओके, आज आपने गाड़ी खरीदी है ना, मैं फिर एक एग्जांपल पे आता हूँ जो मैंने पहले दिया है। तो जितना आप गाड़ी को चलाएंगे तो उसके कार्बोरेटर में, उसके साइलेंसर में, उसके प्लग में जो है वो कचरा जमेगा। समय के साथ गाड़ी की जो है वो माइलेज पिकअप कम होगा। आप सर्विसिंग पे देंगे, मैकेनिक क्या करेगा, सारे जितना भी एयर फिल्टर है, साइलेंसर है, प्लग है, उसको पेट्रोल से धोएगा, उसका ऑयल और ग्रीस चेंज कर देगा और आपको लगेगा गाड़ी मेरी नई हो गई, है ना। सो दैट इज पंचकर्मा। तो आपने गाड़ी का जो है पंचकर्मा एक डिटॉक्सिफिकेशन करवा दिया। जितना भी कचरा जमा था, जितने पार्ट घिस गए थे, आपने उसको प्रॉपर तरीके से उसको रिपेयर कर दिया, ऑयलिंग ग्रीसिंग कर दी, गाड़ी आपकी बढ़िया हो गई। तो वैसे ही हमारी बॉडी में है। तो यू अंडरस्टैंड अवर बॉडी, यू टेक अवर बॉडी एज अ मशीन, है ना। तो हमारी बॉडी में भी अलग अलग ऑर्गन्स हैं। उसको हम कार्बोरेटर साइलेंसर नहीं कह रहे हैं, एक को हम हार्ट कह रहे हैं, एक को लीवर कह रहे हैं, एक को स्टमक कह रहे हैं, इस तरीके से। तो हमारी जो रूटीन के जो स्ट्रेस हैं, हमारा जो भोजन है और जिस तरीके की हमारी रूटीन एक्टिविटीज़ है, उसके चलते
नोइंगली अननोइंगली हमारे शरीर में बहुत सारे टॉक्सिन्स ओवर द टाइम एक्यूमुलेट होते हैं जो आगे चल करके किसी न किसी बीमारी को जन्म देंगे। ओके। है ना। तो उन टॉक्सिन्स को बाहर निकालने का सबसे सरल, सबसे प्रभावी और सबसे नेचुरल तरीका पंचकर्मा है। ओके। तो बेसिकली 5 डिफरेंट आयुर्वेदिक प्रोसीजर से वो टॉक्सिन्स को हम बाहर निकालते हैं। तो कौन से हैं वो 5 प्रोसीजर्स? तो एक है वमन, मतलब वोमिटिंग के द्वारा हम टॉक्सिन्स को बाहर निकालें। अच्छा। मोशंस करा करके हम टॉक्सिन्स को बाहर निकालें। थ्रू नोज हम टॉक्सिन्स को बाहर निकालें। थ्रू एनीमा हम टॉक्सिन्स को बाहर निकालें, या ब्लड लैटिंग के थ्रू हम टॉक्सिन्स को बाहर निकालें। तो किस तरीके का पेशेंट का कंप्लेंट्स है, किस तरीके के टॉक्सिन्स के कैरेक्टर्स हैं जो उसकी बॉडी में डिपॉजिट हुए हैं, उसके हिसाब से ये डिसाइड होता है कि हमें टॉक्सिन्स निकालने के लिए कौन सा रूट या कौन सा प्रोसीजर जो है उसको अडाप्ट करना है ना। तो ये भी चिरकाल तक युवा अवस्था रहने का एक बहुत ही गहरा मंत्र है। साल में एक बार सभी को पंचकर्मा कराना ही चाहिए। सो जैसे कि आपने पंचकर्मा के बारे में हमें बताया और काफ़ी दूसरी इन्फॉर्मेशन भी दी जो काफ़ी वैल्यूएबल है हमारे लिए। सर मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि जो एक बॉडी मसाज होता है, जो उसकी एक थेरेपी होती है, वो कितनी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए? आप मुझे पूछ रहे थे ना कि स्किन और हेयर्स के लिए हमारे पास में कुछ है कि नहीं है, राइट, है ना। सो जो डेली अगर हम बॉडी मसाज करते हैं, सो वो हमारी स्किन की सपलनेस, उसकी सॉफ्टनेस को मेंटेन करके चलती है, उसके हाइड्रेशन को मेंटेन करके चलती है ना। आज की तारीख में तो मैं मान के चले बहुत सारी जितनी भी स्किन डिजीज, मैक्सिमम स्किन डिजीज में हर डर्मेटोलॉजिस्ट बात करता है कि मॉइस्चराइजर होने चाहिए, है ना। आप उससे कहेंगे कि मैं लक्स से नहाती हूँ, डेटॉल से नहाती हूँ, तो वो कहेंगे नहीं डव से नहाइए, या मेडिकेटेड मॉइस्चराइजिंग सोप्स देंगे, या आप ग्लिसरीन सोप से नहाइए, पियर से नहाइए, है ना। तो अगर हम रूटीनली डेली सिंस बर्थ जब तक हम इस दुनिया में हैं तब तक यदि बॉडी का मसाज करते हैं तो इट इज़ वन ऑफ द गुड, वेरी गुड थिंग। और जो हमारी दिनचर्या है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, तो उसमें लिखा हुआ है कि स्नान के पहले आपको अभ्यंग करना, अभ्यंग मतलब मसाज। तो बेसिकली इससे ना सिर्फ हमारी स्किन जो है वो सॉफ्ट हो रही है, सपल हो रही है, लश्चरस हो रही है, बल्कि हमारी स्किन का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो भी इम्प्रूव होता है जी, है ना। और हमें एक सूदिंग इफेक्ट आता है, हमें अच्छी नींद आने में भी जो है वो बहुत मदद मिलती है। और सर आप ये बताइए कि क्या सर आयुर्वेद के पास हर बीमारी का इलाज है? मैम शास्त्र में इटसेल्फ कह दिया गया है कि कौन सी बीमारी साध्य और कौन सी असाध्य है। ओके। है ना। थोड़ा सा दुख कई बार इस हिसाब से भी मुझे होता है कि कई बार हमारे जो कलीग्स हैं मैनी टाइम्स वो इस चीज़ को ओवर क्लेम कर देते हैं कि अच्छा आपका इलाज सही नहीं हुआ है या आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा, आप आ जाइए बिल्कुल इलाज हो जाएगा, 100% श्योरिटी, है ना। तो वो मुझे बातें कहीं खलती है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो आयुर्वेद को बैक में ले जाने की एक कोशिश करते हैं। कोशिश तो नहीं करते, मतलब इग्नोरेंटली अनइग्नोरेंटली वो आयुर्वेदा जो है वहाँ पे कहीं ना कहीं बदनाम होता है फिर। तो ये चीज़ ऑलरेडी जो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स हैं, संहिताएं हमारी, उसमें लिखा हुआ है कि हर बीमारी, जैसे लिखा हुआ है कि विटिलेगो, सफ़ेद दाग, उसमें लिखा हुआ है कि यदि पूरे शरीर पे हो जाए, 1 साल से ऊपर हो जाए, तो इट इज़ नियर टू इनक्योरेबल। ओके। डायबिटीज़ के लिए लिखा हुआ है कि इट इज़ इनक्योरेबल। अच्छा, हाँ हाँ है ना? समझ गई। तो वहाँ पे ऐसी जगहों पे हम सिर्फ मेंटेन कर सकते हैं। इनफैक्ट यहाँ एक अरिष्ट अध्याय है, मतलब एक सेक्शन पूरा आयुर्वेद में जहाँ पर अरिष्ट अध्याय है। अरिष्ट मीन्स कि वो आदमी 15 दिन का मेहमान है, अब कि 1 महीने का मेहमान है, कि 6 महीने का मेहमान है, वो सब चीज़ें जो है लिखी हुई हैं। बट आप कितनी तन्मयता से उस चीज़ को स्टडी करके कितना आप सेल्फ एक्सपीरियंस कर रहे हो, है ना, दैट इज़ अ मैटर ऑफ स्टडी। ओके। सर ऐसी कोई बात जो हो सकता है मैं नहीं पूछ पाई हूँ या आप आपकी तरफ से बताना चाहते हो हमारे चैनल के माध्यम से हमारे दोस्तों को, जिससे आपकी तरफ से कोई बात अगर आप बताना चाहें तो आप बता सकते हैं। वैसे तो मुझे लगता है कि आपने काफ़ी अच्छे अच्छे सवाल करे और आशा करता हूँ कि शायद मैंने कुछ हद तक आपके सवालों के पीछे जो शंकाएं थी उनका समाधान किया है। फिर भी बस मैं लोगों से ये कहूँगा कि बनती कोशिश तनाव से दूर रहिए, क्योंकि आज की तारीख में जितनी शारीरिक बीमारियां नहीं है उससे ज़्यादा जो है मानसिक बीमारियां अब होने लग गई है। हर आदमी को कहीं ना कहीं एंजाइटी, डिप्रेशन, चिड़चिड़ाहट ये होने लग गई है। और ऐसा लिखा हुआ है आयुर्वेद में कि शरीरम च सत्वम, सत्वम च शरीरम, मतलब यदि शारीरिक बीमारी है तो आगे चल के वो मानसिक बीमारी में कन्वर्ट होगी, और अगर मानसिक बीमारी है तो आगे चल के वो शारीरिक बीमारी में भी कन्वर्ट हो सकती है। मेलाज्मा, स्किन पे पिगमेंटेशन है, तो बहुत सारे यंग जनरेशन मेरे पास आती है ना, कि सर मेरे को ये तकलीफ़ है, इसको ठीक कर दीजिए। आप विश्वास मानिए,
उनका वो इलाज तो बहुत बाद में होता है, पहले उन्हें पॉजिटिविटी क्रिएट करनी पड़ती कि भाई ये तेरे जो तनाव तेरे लिया है उसके पीछे बाकी के भी तेरे जो है वो बॉडी में जो हेल्थ है वो अफेक्ट हो रही है। सो कहने का ये मतलब है कि वो उसके लिए मेलाज्मा बड़ी चीज़ हो गई, लेकिन उसका जो स्ट्रेस है इलाज उसका करना है, मेलाज्मा का बाद में करना है। सर मतलब बीमारी के बारे में हम जिस तरीके से सोच लेते हैं वो हमारी बीमारी को अफेक्ट करती है डेफिनेटली। हम स्ट्रेस ले रहे हैं तो क्या वो उसके ठीक होने में, क्योर होने में फर्क पड़ता है? एक फाइब्रोमाइल्जिया नाम की डिजीज़ है मेडिकल साइंस में, ठीक है, जिसमें पेशेंट ये बोलता है कि सर मुझे यहाँ दर्द है, मुझे यहाँ दर्द है, सब जगह दर्द है ना। एक फिजिशियन ने सारे इन्वेस्टिगेशंस कराए, एवरी इन्वेस्टिगेशन कम आउट टू बी नॉर्मल, देन व्हाट ही एड्स टू इट एट एंटी स्ट्रेस मेडिसिन। और पेशेंट जो है 10 दिन में बोलता है कि सर आई एम नॉट फीलिंग कंफर्टेबल, जबकि दर्द की एक दवाई नहीं है उसमें। आपके तनाव से हार्ट अटैक, आप देखिए ना, तनाव होता है तो हार्ट अटैक आता है कि नहीं आता? तो मानसिक रूप से हुआ और असर किस पे आया? हार्ट पे आया। आप तनाव लेंगे बीपी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? आप तनाव लेंगे शक्कर बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? तो डायबिटीज शारीरिक बीमारी है कि मानसिक बीमारी है? शारीरिक बीमारी है। पर मन में जो है आपके डिप्रेशन दैट हुआ, शुगर बढ़ी, डॉक्टर बोलता है भाई तनाव मतलब नहीं तो शुगर बढ़ जाएगी, तनाव मतलब बीपी बढ़ जाएगा, तनाव मतलब हार्ट अटैक आ जाएगा, सही बात है ना। तो शारीरिक जो आपकी मानसिक स्थिति है वो आपके शारीरिक ऑर्गन्स को अफेक्ट कर रही है। और जो शारीरिक बीमारियां हैं कि लंबे समय से जो है मैं गठिया से बीमार हूँ, मैं जो है वो ऑस्टियोआर्थराइटिस बीमार हूँ, एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस बीमारी, वो मन को हमारे क्षुभित कर रही है। सर जैसे कि आपने अभी मेलाज्मा क्योंकि मेंशन किया है और मैं थोड़ी जानकारी रखती हूँ उसके बारे में, तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि क्या वो चीज़ आयुर्वेद में वो जड़ से खत्म हो सकती है? मैम पूरी तरीके से तो अभी तक मैं नहीं कर पाया, उसको मैं लाइट कर सकता हूँ, पर पूरी तरीके से मैं उसको क्लियर कर दूँ, है ना, मुश्किल है ना। बेसिकली जो स्किन पे पिगमेंटेशन हो जाता है, डार्क पैचेस आने लगते हैं। मैं लोगों को उसको इस तरीके से समझाता हूँ कि भाई ये कांच है ना, मैंने कांच के नीचे पेन से एक सर्कल बना दिया, अब मैं कहता हूँ तुम पोछा लगाओ इस पे, पोछो इसको, दाग को साफ करो, वो साफ करता है। मेला साफ हुआ क्या? तो बोले नहीं हुआ। मतलब क्यों नहीं हुआ? बोले सर वो कांच के नीचे है। करेक्ट, है ना। तो वैसे ही मैं कहता हूँ देखो जो दाग दिख रहा है ये चमड़ी पे नहीं है, ये चमड़ी के नीचे है। मैं इसको कितना भी रगड़ दूँ डिटर्जेंट से वो साफ नहीं होना है, वो लाइट हो सकता है, कुछ लाइट करने की कोशिश कर सकते हैं। हाँ, है ना। और स्ट्रेस मत लो। और फिर कुछ ऐसी थेरापीज है, रक्तमोक्षण, लीच थेरापीज हैं, जिससे वहाँ जो दूषित रक्त आकर के डिपॉजिट हो गया है, अगर ऐसी लीच थेरापीज हम करते हैं तो आप ये मान के चलें कि काफ़ी हद तक उसको हम लाइट कर सकते हैं। बस पेशेंस की ज़रूरत है, श्रद्धा, सबूरी, इच्छा, भक्ति, ये 4 चीज़ें मैं हर पेशेंट को बोलता हूँ कि ये रखो। और समय से पहले उम्मीद मत रखो कि मैं अच्छा हो जाऊँगा। कई बार केस इतने बिगड़े हुए आते हैं कि पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सही बात है सर, है ना। और पानी को लेके बहुत भ्रम है, जिसको मैं ज़रूर दूर करना चाहता हूँ। मैं हर पेशेंट को मैं बोलता हूँ, लोग और जितनी यंग जनरेशन भी खास करके पानी खूब पीते हैं, क्योंकि हर जगह एक ही टैग लगा हुआ है। आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जाइए, प्रिंट मीडिया में जाइए, कहीं पे भी जाइए, चर्चा आप करें, पानी खूब पीजिए, पानी खूब पीजिए, पानी खूब पीजिए, है ना। लेकिन जहाँ एसाइटिस हो जाए, पेट में जो है वो पानी इकट्ठा हो जाता है लीवर की वजह से, किसी को किडनी की प्रॉब्लम है, किसी को जो है वो हार्ट फेलियर की प्रॉब्लम है, फिर वहाँ बोल देते पानी कम, पानी कम, पानी कम, बाद में लिमिटेड पानी। फिर तो पानी कितना पीना है? दूध, पानी, चाय, जो भी आप ले रहे हो वो सब पानी में काउंट हो जाएगा, है ना। तो मैं हर एक को ये बोलता हूँ कि ओवर हाइड्रेट ना करें अपने आप को। भगवान ने जो है तालु दिया है जहाँ पे आपको पिपासा यानी प्यास की अनुभूति होती है, तो आपको प्यास लेके दिन में 100 बार आप पानी पीजिए, पर बिना प्यास के, सिर्फ इस चक्कर में कि ये व्हाट्सएप आज की तारीख में बहुत बड़ा गुरु ज्ञान हो गया है सभी के लिए, है ना। इतने मतमतांतर हो गए कि हम ही कंफ्यूज जाते हैं। पेशेंट हमें जानकारी देता है कि सर आजकल तो नई रिसर्च आ रही है, बोला कहाँ से पढ़ी? बोला सर व्हाट्सएप पे आ रही है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है ना सर एक, उस पे ये सारी अरे चीजें बहुत बड़ी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से बड़ी यूनिवर्सिटी हो गई आज की तारीख में। तो मैं कहता हूँ कि जितना आपको आवश्यकता उतना पीजिए। लोग कई बार उठते से 3-3, 4-4 गिलास पानी पीते, बोले सुबह उठते से पानी पीना चाहिए, ऐसा नहीं है। अगर आपके शरीर में पानी की ज़रूरत है तो आपको प्यास लगेगी, और प्यास नहीं लग रही है इसका मतलब आपके शरीर को पानी की ज़रूरत नहीं है। एक चीज़। दूसरा, खाने के बाद एक साथ बहुत ज़्यादा पानी मत पीजिए, क्योंकि हम हमारे गैस्ट्रिक जूसेस को जो है डाइल्यूट कर रहे हैं। यहाँ पर भी एक चूल्हा है जो हमारे अनाज को पचा रहा है। अगर हमने ज़रूरत से ज़्यादा उसमें पानी डाल दिया तो जो हमारी यहाँ पर एक चूल्हा है, आग है, जो गैस्ट्रिक जूसेस है वो डाइल्यूट हो जाएंगे, तो डाइजेशन प्रॉपर नहीं होगा। है ना। तो ये तो आपने बहुत अच्छी बात बताई, क्योंकि सर पानी को लेके एक्चुअली बहुत सारी मिथ है, कितना पानी पीना है, कितना नहीं पीना है। मैं उसमें एक एग्जांपल और देता हूँ। मैं गमले में, मैं बोला आपके झाड़ लगाते हो? आप बोले हाँ सर लगाते हैं। मतलब गमले में आप पेड़ पौधे सब रहते हैं ना, आप कितना पानी देते हो? इतना पानी देते हो कि मिट्टी कीचड़ हो जाए? बोले नहीं सर पौधा मर जाएगा। बोला मेरे सवाल का जवाब आपने दे दिया। करेक्ट भाई, अगर कीचड़ में पौधा मर जाएगा तो आप अपनी बॉडी को जरूरत से ज़्यादा पानी दे रहे हो, तो जितनी आवश्यकता है बॉडी उतना पानी रिटेन करेगा। अब जो एक्स्ट्रा पानी है उसको निकालने का काम किसका है? किडनी का है। तो लोड किडनी पे आएगा, आप यूरिन ज़्यादा जाओगे।
जिनका पेट साफ नहीं होता है वो लोग भी बहुत पानी पीते हैं ये सोच करके कि मेरे को मोशन साफ होंगे, कि साफ पर वस्तुतः ऐसा होता नहीं है। राइट। मोशन तो उसको जो प्रॉब्लम है कॉन्स्टिपेशन की वो तो रहती है, यूरिन भी ज़्यादा जाना शुरू कर देता है हाँ, और मोशन की प्रॉब्लम वहीं की वहीं रह जाती है। बिल्कुल सही बात है। ये तो सर आपने बहुत इन्फॉर्मेटिव बात बताई जो आई होप हमारे व्यूअर्स को बहुत हेल्प भी हो। जो चीज़, एक और चीज़ मैं अच्छी बोलूँगा, जो चीज़ जहाँ की उगती है और जो जिस देश की है वो वहाँ के वासियों के लिए बनी है। जी। हम रहते इंडिया में हैं और अमेरिका, स्पेनिश, स्विट्जरलैंड के फ्रूट्स खाना चाहते हैं। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन हो गया है, यहाँ की चीज़ें वहाँ, वहाँ की चीज़ें यहाँ, लेकिन भगवान ने, प्रकृति ने नियम बनाए हैं। तो ये हमेशा मान के चलें हम कि जो व्यक्ति जहाँ का है, जिस परिवेश में है, जिस प्रांत का है, उसके लिए वहाँ की चीज़ें हमेशा अच्छी रहेगी, उसके लिए वहाँ की चीज़ें बहुत यूटिलिटी की हैं, फ्रूटफुल है, हेल्दी रहेगी। जबरदस्ती सर हम कुछ और खाने या बनने की कोशिश ना करें, हाँ। इन्फ्लुएंस में आके। यस यस यस, राइट सर, ये आपने है बहुत ना। अच्छी बात बताई। तो पारंपरिक चीज़ें हम खाएं जो हमारे घरों में बनती हैं, Right. उसको हम बढ़ावा दें, है ना। मतलब ये खैर आयुर्वेद से अलग विषय हो गया है, लेकिन आज की तारीख में बच्चे जो है जब पार्टीज में जाते हैं तो नूडल, मंचूरियन, चाइनीज़, पिज़्ज़ा, पास्ता, बर्गर, इटालियंस, मंगोलियन सब तरह की उनको पता है। उनसे पूछो बेटा कहीं बाजरा खाया है? नहीं खाया है। अच्छा थाली पीठ खाई है महाराष्ट्र की? नहीं खाई है। तो कम ही से नहीं कम है ये सर। चीज़ ये हमारा भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उनको और इस चैनल के माध्यम से, जी। चूंकि शायद अब जितने भी व्यूवर्स इसे आगे देखेंगे तो मेरा उन सबसे भी यही अर्ज है कि कम से कम इस चीज़ को भी गंभीरता से लें और अपने जितने यंग जनरेशन हैं उनको इस चीज़ के लिए मोटिवेट करें कि आप भलाई से अटरम सटरम कचरा कुछ भी खाएं पर कुछ तो अच्छा खाएं। बिल्कुल सही बात है सर। जी जी। तो डॉक्टर अग्रवाल, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद लिविंग यूनिकॉर्न्स। और आज का बहुत ही इंफॉर्मेटिव सेशन था जो हमने you so सक्सेसफुली much, पूरा ma'am. किया। और आई होप हमारे जो व्यूअर्स हैं जो इस चैनल को देख रहे हैं उनको भी बहुत सारी नई बातें पता चली होंगी आयुर्वेद के बारे में, हेल्थ के बारे में। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। Thank you so much for watching Living Unicorns. Bye bye.